अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज़ अबू सुफियान नौमानी और आप देख रहे हैं एनयूसी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर की, यानी सवालात और मा जवाबात। यानी आज जो हम बात करने वाले हैं ये क्लास 10th की बुक दरख्शा की है और इसका चैप्टर 11 है, जिसको हमने इससे पहले पढ़ा हुआ था। और चैप्टर का नाम क्या है, यहाँ पर देख लीजिए, लिखा हुआ आर्यभट्ट और तरेगना। अब यहाँ पर यह हमें पता चलता है कि आर्यभट्ट और तरेगना के बारे में हमने पिछली वीडियो में तमाम क्वेश्चन जितना भी हमने चैप्टर में पढ़ा था वो समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, उसका क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। अब क्वेश्चन आंसर में भी दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। तो आज हम दोनों क्वेश्चन करने वाले हैं, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक दरखास्त है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। तो आइए सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसलिए मैं अपनी किताब में देखूंगा, आपको बताऊंगा। आपकी स्क्रीन पर मैं फोटो कैप्चर करके लगा दूंगा, वहां से आप क्या कर सकते हैं, जवाब देख भी सकते हैं और अपने मन से भी जवाब दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो सबसे पहला सवाल में क्या पूछ रहा है, हिंदुस्तान की कदीम तारीख में किस दौर को सुनहरा दौर कहते हैं। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है। तो यहाँ पर ये जवाब नंबर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, राइट आंसर। आगे देखिए, गुप्त दौर के हुक्मरान कैसे थे। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि गुप्त दौर के जो हुक्मरान थे वो इंसाफ पसंद थे, वो इंसाफ करने वाले थे, अदल करने वाले थे। तो यहाँ पर जो इसका जवाब हो जाएगा वो जवाब नंबर डी हो जाएगा, डी होगा राइट आंसर, इंसाफ पसंद। आगे देखिए, आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था। तो जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था वही को हमको दोबारा उल्टा करके पूछ दिया कि आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था, तो गुप्त दौर से था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। आगे देखिए, पाइथागोरस की रहनुमाई किसने की थी। तो जैसा कि मैंने पहले ये चैप्टर में पढ़ा दिया है कि पाइथागोरस की रहनुमाई आर्यभट्ट जी ने किया था। तो यही राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। आगे देखिए, आर्यभट्ट की पैदाइश कब और कहां हुई। तो आर्यभट्ट की पैदाइश, इसका कोई देखिए मुकम्मल पता तो हमें नहीं है, लेकिन कुर्राइन से पता चलता है, यानी सूत्रों से पता चलता है कि उनकी पैदाइश क्या हुआ, पटना जिला के में हुआ। और कब हुआ, देखिए 476 ईस्वी को बिहार में पटना बिहार में है ना, तो 476 ईस्वी को बिहार में हुआ। तो राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। आगे देखिए, आर्यभट्ट का ताल्लुक कहां से था, कहां से पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार या बंगाल। तो उनका जो ताल्लुक था वो कहां से था, वो बिहार से था। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा, वहां से भी देख सकते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया, हिंदुस्तान में गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सही हो जाएगा, कहाँ, बी। आगे देखिए, आर्यभट्ट का ताल्लुक किस इल्म से था। यानी इल्म भी बहुत सारे होता है, इल्म नहू, इल्म रियाज, इल्म जैसी बहुत सारे इल्म होते हैं। तो आर्यभट्ट जो इल्म से ताल्लुक रखते थे वो था इल्म नुजूम। क्या था, इल्म नुजूम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। आर्यभट्ट ने कहां पर अपना तजर्बागाह कायम किया था। तजर्बागाह कहते हैं रिसर्च सेंटर को, लैब को। तो यहाँ पर आर्यभट्ट जी ने कहां अपना तजर्बागाह कायम किया था, तो तरेगना में किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आर्यभट्ट ने पटना शहर से कितने किलोमीटर दूर अपना तजर्बागाह कायम किया था। तो आर्यभट्ट ने पटना से 30 किलोमीटर दूर अपना तजर्बागाह कायम किया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा, 30 किलोमीटर। तरेगना पटना शहर से किस जानिब है। तो तरेगना पटना शहर से जुनूब की तरफ है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। आर्यभट्ट ने तरेगना में क्या कायम किया था। तो आर्यभट्ट ने तरेगना में अपना रिसर्च सेंटर यानी लैब, जिसको हम बोलते हैं तजर्बागाह, वो कायम किया था। तो यहाँ पर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। आर्यभट्ट ने कहाँ बैठकर आर्य सिद्धांत और तंत्र को लिखा था। तो अगर आप मेरे चैप्टर को सही से पढ़े होंगे, पूरी वीडियो जरूर देखे होंगे, तो क्वेश्चन आंसर जो है ये बिल्कुल आसान होगा आप लोग के लिए। तो आर्यभट्ट ने आर्य सिद्धांत और तंत्र तरेगना में बैठकर लिखा था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी। आर्यभट्ट तरेगना में बैठकर अपनी कौन सी तसनीफ लिखी थी। बस सवाल को उलट दिया गया है, बात वही है। तो आर्य सिद्धांत और तंत्र, तो यहाँ पर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। जमीन गोल है की तहकीक किसने की थी। यानी ये जमीन गोल है, इसका पता किसने लगाया था। तो आर्यभट्ट जी ने लगाया था। ये इसका जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, राइट आंसर। आगे देखिए, निज़ाम आशियारा यानी डिसिमल सिस्टम किसकी तख्लीक है।
तो आर्यभट्ट जी की तख्लीक है, क्योंकि उसी ने तो पता लगाया था। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? राइट, डी हो जाएगा। देखिए आगे, रियाजी में सफर का तस्वुर किसने पेश किया था? तो याद रहे, रियाजी में सफर का तस्वुर आर्यभट्ट जी ने पेश किया था। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर बी हो जाएगा राइट आंसर। गिरहन कितने तरह का होता है? तो गिरहन जैसा कि हमने बताया था कि इस जमीन पर रहने वाले बाशिंदों को दो तरह के गिरहनों का सामना करना पड़ता है। एक कौन सा होता है? एक होता है चांद गिरहन और दूसरा होता है सूर्य गिरहन। तो यहाँ पर क्या बताया गया है? क्योंकि दो ही है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दो। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये सॉरी, यहाँ सी हो जाएगा। चांद किसका तवाफ करता है? तो अगर हम चैप्टर सही से पढ़े हैं, वीडियो पूरा देखे हैं, मेरी बातों को गौर से सुने हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि चांद जो है वो हमारी धरती का तवाफ करता है, यानी धरती का चक्कर लगाता है, और हमारी धरती सूरज का चक्कर लगाती है, यानी सूरज का तवाफ करती है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? जमीन किसका तवाफ करती है? तो जमीन जो है वो सूरज का तवाफ करती है। और चांद किसका तवाफ करता है? तो चांद जमीन का तवाफ करता है। इसका हो जाएगा ये जवाब नंबर ए। और जमीन किसका तवाफ करता है? इसका हो जाएगा जवाब नंबर ये, सॉरी, जमीन किसका तवाफ करता है? तो इसका भी जवाब हो जाएगा ए, यानी सूरज का। आगे देखिए, तरेगना किस सब डिवीजन में वाक़ है? तो यहाँ पर आपको पता होगा कि तरेगना जो है ये मसूरी के अंदर आता है। तो इसका जवाब हो जाएगा सी। तरेगना का इलाका पश्चिम में कहाँ तक फैला हुआ है? तो तरेगना का इलाका पश्चिम में सोन नदी तक फैला हुआ है, समझे, और पूरब में पुनपुन नदी तक फैला हुआ है। आगे देखिए, तरेगना किस जबान का लफ्ज है? तो तरेगना के माना क्या होता है? तारे गिनना। तो ये इसका जो ये तरेगना जो है ये हिंदी जबान का लफ्ज है, आपको पता होना चाहिए। इसका ये कौन सा जबान है? हिंदी जबान है तरेगना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी। तरेगना का क्या माने हैं? तो तारे गिनना, अभी हमने बताया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आर्यभट्ट ने कितने फुट की बुलंदी का टेला बनाया हुआ था? तो आर्यभट्ट ने 60 फुट की बुलंदी का टेला बनाया हुआ था, जिसके ऊपर बैठ के वो इल्म नुजूम की क्या करते थे? रिसर्च किया करते थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, राइट आंसर होगा 60 फुट। 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण किस सन में आया था? तो 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण 2009 में लगा था, 22 जुलाई को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2009। धूप की तमाज़त दूसरे शहरों के मुकाबले तरेगना में कितना फीसद ज्यादा है? यानी धूप का जो गर्मी है, टेम्परेचर है, वो दूसरे इलाकों के बरअक्स, यानी दूसरे इलाकों से ज्यादा तरेगना में कितना लगता है? तो 43% ज्यादा वहां पर क्या होता है? धूप की क्या होती है? तपिश होती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे देखिए, 2009 सूर्य ग्रहण का मुशाहिदा करने मुल्क और बैरून मुल्क के साइंसदान कहाँ पहुंचे थे? तो आपको पता होगा कि पटना जिला में आता है तरेगना, तो तरेगना ही पहुंचे होंगे। और यहाँ पर तरेगना का तो दिया नहीं है, तो यहाँ पर पटना है, तो पटना जिला में आता है तरेगना। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा, क्या होगा? सी होगा। आर्यभट्ट ने कितनी उम्र पाई? तो आर्यभट्ट ने 88 साल की उम्र पाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। आगे लिखा हुआ आखिरी में सवाल नंबर 30 में, आर्यभट्ट की वफात किस सन में हुई? तो आर्यभट्ट की वफात जो हुई वहां पर, आर्यभट्ट की वफात यह 564 ईस्वी में हुआ था। आर्यभट्ट की वफात 564 ईस्वी में हुआ था, समझ गए। तो ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव था। आइए अब हम क्या करते हैं, सब्जेक्टिव में चलते हैं। तो सब्जेक्टिव में सबसे पहले क्या पूछ रहा है? आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई थी? बोर्ड एग्जाम वाला आपसे जितना पूछा करे आप उतना ही के जवाब दीजिएगा। यहाँ पर पूछ रहा है आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? आर्यभट्ट की पैदाइश बिहार में हुई थी। याद रहेगा, आर्यभट्ट की पैदाइश बिहार में हुई थी। आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था? तो आर्यभट्ट का ताल्लुक सुनहरा दौर से था, गुप्त दौर से था। आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी? तो आर्यभट्ट ने पाइथागोरस की क्या करती रहनुमाई की थी, पाइथागोरस की रहनुमाई की थी। आगे देखिए सवाल नंबर 4 में, आर्यभट्ट ने अपना तजर्बागाह कहाँ कायम किया था? तो जवाब नंबर 5 का हिंदुस्तान, ये आर्यभट्ट ने अपना तजर्बागाह तरेगना में कायम किया था, तरेगना में। आगे देखिए यहाँ पर पूछा हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है? तो हिंदुस्तान में गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है। आगे देखिए गिरहन किसे कहते हैं? क्या पूछ रहा है? गिरहन किसे कहते हैं? तो इसका जवाब हम कैसे देंगे कि जब किसी सैयारा या सितारा पर जज़वी या मुकम्मल तौर पर पर्दा पड़ जाने को गिरहन कहते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि एक यहाँ पर ये वाले हाथ है और क्या है
कि जब इसके पीछे हमारा सूरज रहेगा और इसके सामने सामने अगर हम आ जाएंगे तो ये सूरज की रोशनी मेरा हाथ पूरा घेर लेगा, आगे जाने नहीं देगा। तो बस यहीं पर मसला हो जाता है कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण जमीन के बाशिंदों को दो तरह के ग्रहणों का सामना करना पड़ता है। आगे देखिए, आगे पूछ रहा है चांद ग्रहण कैसे कहते हैं। तो जब चांद और सूरज के बीच जमीन आ जाती है, जब चांद और सूरज के बीच जमीन आ जाती है और चांद सूरज की कुछ या पूरी रोशनी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसको चांद ग्रहण कहते हैं। आगे देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, आर्यभट्ट की तारीख पैदाइश और तारीख मौत पर रोशनी डाली। यानी यहाँ पर एक साथ पूछ रहा है कि आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई, मतलब कब हुई, और उनका इंतकाल कब हुआ, ये बताने के लिए। तो आर्यभट्ट की तारीख पैदाइश 476 ईस्वी है और 564 ईस्वी उनका इंतकाली टाइम है, और ये 88 साल की क्या किए हैं, उम्र पाए हैं। आगे देखिए सवाल नंबर, तरेगना कहाँ वाक़ है। तो तरेगना पटना से दक्षिण जानिब 30 किलोमीटर की दूरी पर मसूरी सब डिवीजन में वाक़ है, याद रहेगा। आगे ये सवाल नंबर 11 पूछ रहा है, तरेगना का इलाका कहाँ तक फैला हुआ है। तो तरेगना का इलाका पश्चिम में सोन नदी और पूरब में पुनपुन नदी तक फैला हुआ है। आगे देखिए, क्या सूरज ग्रहण को नंगी आंखों से देख सकते हैं, और अगर नहीं देख सकते तो क्यों नहीं देख सकते। यहाँ पर ये सवाल आया हुआ है कि क्या सूर्य ग्रहण या चांद ग्रहण को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, यानी बगैर चश्मा के हम देख सकते हैं, और अगर नहीं देख सकते हैं तो क्यों नहीं देख सकते हैं। आगे देखिए जवाब में, सूर्य ग्रहण को हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। आइन मुमकिन है, यानी जो साइंटिस्ट होते हैं, साइंसदान होते हैं, उन्होंने ये बताया है कि हो सकता है, आइन मुमकिन है यानी हो सकता है कि आपकी आंखों की बीनाई खत्म हो जाए। क्यों हो जाए, क्योंकि जब सूर्य ग्रहण या चांद ग्रहण लगता है तो बहुत ही ज्यादा तेजी में तरंगे जो होती है वो जमीन से टकराती है, समझे। इसी की वजह से जब तरेगना में 2009 का सूर्य ग्रहण, जो सबसे बड़ा 21वीं सदी का सूर्य ग्रहण लगा था, तो उस वक्त जो लोग वहां पर सूर्य ग्रहण को देखने गए थे, या जो साइंटिस्ट गए थे उसको देखने के लिए, तो सब अपने आंख के ऊपर एक स्पेशल, एक खास किस्म का चश्मा लगाए हुए थे, क्योंकि ये साइंटिस्ट जानते थे कि अगर हम चश्मा नहीं लगाएंगे तो हो सकता है कि हमारी आंखों की जो रोशनी है, जो बीनाई है, वो खत्म हो जाए। समझ में आ रही बात। अब यहाँ पर सवाल नंबर 5 की बात आ रही है, यानी 5 नंबर का सवाल, 5 नंबरी जिसको हम बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का होता है, और इससे पहले जो क्वेश्चन आंसर हुआ है वो 2 नंबर का था, और अब जो होने जा रहा है ये 5 नंबर का है। तो 5 नंबर का जो सवाल है, तो इसको तो हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता दूंगा, बट अपनी मर्जी से आपको लिखना है। आपको अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आ रहा है तो भी कोशिश कीजिएगा कि उस क्वेश्चन को टच कर दूं, है नहीं, यानी शुरुआत करूं अपनी। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला पूछ रहा है, सूर्य ग्रहण और चांद ग्रहण का मुख्तसर तारुफ पेश कीजिए। यानी सूर्य ग्रहण क्या होता है, चांद ग्रहण क्या होता है, ये कब लगता है, क्यों लगता है, इसके बारे में बताने के लिए तो आपको कुछ ना कुछ जरूर लिखना है, ताकि ये क्वेश्चन टच हो जाए, यानी इसके रिलेटेड। जरूरी नहीं है कि जो किताब में लिखा हुआ वही बोले आप। समझ में आ रही बात। अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो ये करना होगा। आइए देखिए, सूर्य ग्रहण और चांद ग्रहण एक जोग्राफिया वाकया है, जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था। जब किसी सैयारे या सितारे पर जज़वी या मुकम्मल तौर से पर्दा पड़ जाए तो उसे ग्रहण कहते हैं। चूंकि चांद जमीन का तवाफ करता है, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, चूंकि चांद जमीन का तवाफ करता है और जमीन सूरज का तवाफ करता है, तो ऐन मुमकिन है कि तीनों के बीच कोई ना कोई एक जरूर आएगा, समझे। तो आगे मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप वहां से लिख सकते हैं। सवाल नंबर 2 में आइए, आर्यभट्ट की जाए पैदाइश और तारीख पैदाइश पर रोशनी डाली। यानी वो कहाँ पैदा हुए और कौन सी तारीख में पैदा हुए, उसके ऊपर हमें बताना है। रोशनी डालने का मतलब होता है उसके विषय में, उसके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी दीजिए। हालांकि एग्जामिनर जो होता है उसको तो सारी बातें पता होती है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट से पूछा जाता है, क्योंकि एग्जाम हो रहा है ना, पूछा जाएगा कि तुमने ये चैप्टर पढ़ा तो कितना पढ़ा, कितना समझा, अपने टीचरों को कितना बेवकूफ बनाया, तो वो सब वहां पता चलता है। तो इसमें जवाब में क्या बोलेंगे, आर्यभट्ट की जाए पैदाइश के बारे में हतमी तौर पर, यानी हकीकत में बताना, साफ साफ बताना, ये हम जरूरी नहीं है, क्योंकि इसके बारे में हर कोई जान भी नहीं करता। 476 में पैदा हुए तो कौन जानेगा इतना पुराना आदमी को। फिर भी कुर्राइन यानी सूत्रों से पता चला, बहुत ही ज्यादा रिसर्च करने के बाद इनके बारे में पता चला। समझ में आई बात। हतमी तौर पर कहना तो मुश्किल है, लेकिन कुर्राइन से पता चलता है कि पटना के मगरिब खगोल में उसकी पैदाइश हुई थी। खगोल के माना इल्म नुजूम होता है, और आर्यभट्ट का जो ताल्लुक है वो इल्म नुजूम से ही है।
तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आ होगा, वहां से आप लिख सकते हैं। सवाल नंबर 3 में आइए, तरेगना के महल वकू पर 5 जुमले लिखिए। यानी तरेगना कैसा इलाका है, तरेगना क्यों नाम रखा गया, वहां पर क्या खासियत है, उनके बारे में आपको बताना। आपके मन में अगर कोई अच्छी अच्छी बातें हैं तरेगना के बारे में तो भी आप वो लिख सकते हैं, वो जरूरी नहीं कि किताबी वाला लिखना है, समझिए मेरी बात। तो आप ये भी लिख सकते हैं जो किताब में लिखा हुआ है, तरेगना पटना से दक्षिण जाने 30 किलोमीटर की दूरी पर मसूरी सब डिवीजन में वाक़ है। मसूरी स्टेशन से मोहल्ला रहमतगंज तक बशमूल सब डिवीजन के तमाम सरकारी दफातर क्या होते हैं, तरेगना के ही हल्के में आते हैं। यानी तरेगना का इलाका पश्चिम में सोन नदी और पूरब में पुनपुन नदी तक फैला हुआ है। इसके आगे भी है तो आपको स्क्रीनशॉट जा रहा होगा, आप वहां से लिख सकते हैं। सवाल नंबर 4 में आइए, क्या सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देख सकते हैं, अगर नहीं तो क्यों नहीं। ये वीवीआई क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा आखिरी वाला, कि सूरज ग्रहण को हम अपनी नंगी आंखों से क्यों नहीं देख सकते, क्या रीजन है। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि सूर्य ग्रहण को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि अगर हम सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखेंगे तो ऐन मुमकिन है, उर्दू में कहते हैं हो सकता को ऐन मुमकिन, यानी ऐन मुमकिन है कि हमारी आंखों की बिनाई खत्म हो जाए। इसलिए कि साइंसदानों का कहना है कि सूरज ग्रहण के वक्त जमीन पर पड़ने वाली सूरज की शुआएं यानी रोशनी, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो जो तरंगे निकलती है ना सूर्य ग्रहण से, वो बहुत ही ज्यादा तेज होती है, जो आंखों की बिनाई खत्म कर सकती है। इसलिए हमें ये तो या तो बर्तन में पानी रखकर सूर्य ग्रहण को देखना चाहिए, या खास किस्म का चश्मा अपने चेहरे पर लगाकर उसको देखना चाहिए अपनी आंखों पर। आखिर देखिए सवाल नंबर 5 में है कि सूर्य ग्रहण 2009 के सूरज ग्रहण की अहमियत बयान कीजिए। यानी आपको पता होगा कि आपने जैसे मैंने चैप्टर पढ़ाया था, आपने पढ़ा था कि सूरज ग्रहण जो 2009 में लगा था, तो मुल्क से और दूसरे बड़े बड़े मुल्कों से इतने जो साइंसदान पहुंचे थे। नासा अमेरिका की जो सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है नासा, वहां के जो बड़े बड़े जे एडरसन जो बहुत बड़े साइंटिस्ट है, जो 20 सालों से 2009 में जो सूर्य ग्रहण लगने वाला है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे, और 200 सफ़ा यानी 200 पेज का एक बुक बनाए थे, और पूरा का पूरा क्या कहते हैं डिटेल्स के साथ उसको पेश किए थे। तो ये सब जो 2009 है इतना क्यों किया गया था, इसके बारे में बताने के लिए। तो आपको जैसा कि पता है कि आर्यभट्ट जी की पैदाइश जो है वो 476 ईस्वी में हुआ था, और उन्होंने उसी वक्त यानी 1500 साल पहले ही बता दिया था कि 2009 में यानी 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण अगर लगेगा तो वो कब लगेगा, 2009 22 जुलाई को लगने वाला है। तो अब क्या हुआ कि जितने भी साइंटिस्ट थे वो परेशान हो गए कि अरे 476 ईस्वी में पैदा होने वाला इंसान, जिसके पास ना कंप्यूटर है, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है, ना कोई ऐसा साजो सामान है जिसके बिना पर वो रिसर्च कर सके, लेकिन इतना बड़ा चैलेंज कैसे कर सकता है। आर्य सिद्धांत और तंत्र इतनी मोटी मोटी किताब, इतनी बड़ी बड़ी और इतनी काबिल तारीफ किताबें कैसे लिख सकता है। तो जे एडरसन जो है वहाँ के नासा के सबसे बड़े साइंटिस्ट, उसको ये बात हजम नहीं हुई, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसी वक्त से 20 साल पहले से क्या किया, रिसर्च स्टार्ट कर दिया। 2009 से पहले 20 साल पहले रिसर्च स्टार्ट किया, और करते 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 200 सफ़ा यानी 200 पेज में उसकी डिटेल्स को भरे और लोगों के सामने दिया कि ये हकीकत है कि 2009 में सबसे बड़ा जो सूर्य ग्रहण लगने वाला है तरेगना में, ये 22 जुलाई को लगने वाला है। और सबसे अच्छा जगह भी अगर कोई है उसको देखने के लिए तो वो तरेगना है, क्योंकि तरेगना में हमेशा जो आसमान रहता है वो बिल्कुल साफ रहता है, और दूसरे इलाकों के बरअक्स यानी उल्टा वहां पर 43% यानी 43% ज्यादा धूप रहती है वहां पर। इसीलिए क्या होगा कि अगर सूर्य ग्रहण साफ साफ हमें देखना है तो हमें क्या होगा, तरेगना जाना होगा। इतना कहना था कि तमाम मुल्कों से, बड़े बड़े मुल्कों से बड़े बड़े साइंटिस्ट यहाँ पर आने लगे, कलकत्ता से, अमेरिका से, दिल्ली से, मुंबई से, यानी जहां जहां के भी साइंटिस्ट हैं वो यहाँ पर तरेगना यानी पटना आने लगे। और पटना यानी बिहार की जो हुकूमत थी, बिहार की सरकार ने क्या किया, जो बड़े बड़े ऑफिसर थे, बड़े बड़े जो अफसरान थे, उन लोगों को भेज दिया कि जाओ कैसी भी सिचुएशन हो आपको संभालना है। तो ये तो औधर वाली बात थी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, सूर्य ग्रहण की अहमियत बयान कीजिए, यानी क्या है उसकी अहमियत। तो हम कह सकते हैं कि 2009 का सूर्य ग्रहण 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण था। ऐसा सूर्य ग्रहण 100 साल के बाद ही
ये देखा जा सकता है। अमेरिका के साइंसी तहकीकी इदारों नासा के एक साइंस जे एडिसन ने जो गुज़िश्ता 20 सालों से 2009 में पेश आने वाले सूर्य ग्रहण पर तहकीक कर रहे थे, उन्होंने अपनी 200 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट वाज़े किया था कि इस सूर्य ग्रहण के मुशाहिदे के लिए सबसे मुनासिब जगह जो है तरेगना है। फिर क्या था कि तहकीक के गर्ज से मुल्क और बैरून मुल्क के बेशुमार साइंसदान वहां पहुंच गए। यानी नासा के जो सबसे बड़े साइंटिस्ट थे जे एडिसन, उन्होंने ये कहा था कि अगर उसको देखना है सही सलामत अच्छे से, तो वो सबसे अच्छी जगह देखने की कौन सी है, तरेगना है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये पूरी वीडियो कंप्लीट हो गई, सवाल जवाब यानी क्वेश्चन आंसर पूरा कंप्लीट हो गया। मेरे पास कोई भी डिजिटल बोर्ड नहीं है कि मैं आपको यहीं से पढ़ा दूं और क्वेश्चन आंसर सब बता दूं। आप अगर हमारा सपोर्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत ही जल्द मैं डिजिटल बोर्ड भी ले आऊंगा और आप लोगों को समझाने और पढ़ाने की कोशिश करूंगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इससे आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और आप हमसे जुड़िए ताकि आप जो 2025 में जो एग्ज़ाम देंगे, इम्तिहान देंगे, उसमें अच्छे नंबरों से कामयाब होंगे। अभी तक के लिए बस इतना ही। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।